वेलकम यू टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 29 अप्रैल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं गाइज, डेली बेसिस पर इसको कवर करते रहिएगा। गाइज बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों ज्वाइन करने बहुत ज़्यादा जरूरी है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। तो दोनों तरह के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग इसको प्रिपेयर करते रहिए, जिससे आपके आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेंस लिख रहे हो, आप प्रीलिम्स लिख रहे हो, किसी भी एग्जाम का लिख रहे हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं छूटेगा, सारे करंट अफेयर्स जो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। गाइस स्टार्ट करते हैं, GS1 से स्टार्ट करते हैं। और बताना चाहूँगा गाइस आपको कि लोअर पीसीएस मेंस के लिए, FRO मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस के लिए, FRO मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और साथ साथ 1 मई से, यानी 1 मई से टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होने जा रही है लोअर पीसीएस मेंस के लिए और FRO मेंस के लिए, तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है कि बेयरफुट कॉलेज जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है अपनी गोल्डन जुबली। तो एक बेयरफुट कॉलेज है राजस्थान के तिलोनिया में। तो ये जो न्यूज़ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है न्यूज़, क्योंकि जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पे कोई भी ऐसे लिखते हैं या कोई भी आंसर लिखते हैं, तो वहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो इसका एग्जाम्पल आप वहाँ पे साइट कर सकते हैं। तो देखिए वो कह रहा है कि जो सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर जो है टिलोनिया राजस्थान में, जिसको हम बेयरफुट कॉलेज कहते हैं, हैज़ लेड एम्फेसिस ऑन इट्स विजन फॉर ब्रिंगिंग रेडिकल चेंजेस अमंग द रूरल कम्युनिटी। यानी कि जो ग्रामीण परिवेश के जो परिवार हैं, जो ग्रामीण कम्युनिटीज़ हैं, ग्रामीण समुदाय के जो लोग हैं, और एम्पावरिंग देम, और उनको एम्पावर करने के लिए ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था और गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में मना रहा है, यानी कि अपने 50 साल ये पूरे कर रहा है। द इवेंट्स मार्किंग द कंप्लीशन ऑफ 50 years of establishment of Barefoot College highlighted the journey for evolving sustainable solutions to the issues faced by the marginalized and impoverished people in rural areas। यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज़ जो गांव के लोग फेस करते हैं, तो उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये नई नई तकनीक लेके आता है, सॉल्यूशंस लेके आता है, जिससे कि गांव की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसको किसने फाउंड किया था? इसको 1972 में जो संजीत बंकर रॉय थे, उनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था। हैज़ सपोर्टेड रूरल कम्युनिटीज़। अब ये जो ग्रामीण परिवेश के जो परिवार हैं, समुदाय हैं, उसको इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू इट्स इनिशिएटिव्स इन द सेक्टर। अब कौन कौन से सेक्टर्स में इसने काम किया? चाहे वो हेल्थ का हो, यानी कि स्वास्थ्य का सेक्टर हो, पढ़ाई का सेक्टर हो, एजुकेशन का, वाटर कंजर्वेशन का सेक्टर हो। देखिए राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो राजस्थान के अंदर इसने काम किया है, तो वाटर कंजर्वेशन पे इसने काम किया है, सोलर एनर्जी पे काम किया है, पर्यावरण पे काम किया है, हैंडीक्राफ्ट के रिवाइवल पे काम किया है, कम्युनिकेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन पे काम किया है, महिला सशक्तिकरण पे इसने काम किया है। तो जब भी आपके ऊपर महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे लिखने के लिए आएगा आपके पास, तो आप बेयरफुट कॉलेज का वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि बेयरफुट कॉलेज जो है तिलोनिया राजस्थान का, उसने इस परिवेश में काफ़ी ज़्यादा काम किया है, काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है। तो अगर आप ऐसे 2-3 एग्जांपल्स उसमें अपने एस्से में लिखेंगे, तो इससे आपका एस्से और भी अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अपने एस्से में, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोअर पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं या फारो का मेंस लिखने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है GS2 की। अगर हम न्यूज़ देखें तो WTO जो है, विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, इंडिया का कहना है कि हो सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भारत का जो ग्रेन है, भारत का जो गेहूं है, अनाज है, उस पे जो उसके एक्सपोर्ट पे जो रोक लगा रखी है, शायद उसको वो हटा ले। जो नोक्जी ओकोंजा इविलिया है, यानी कि जो DG हैं WTO की, इज़ लुकिंग इनटू रिजॉल्विंग WTO रूल्स दैट आर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। अभी जो प्रेजेंट में गाइडलाइंस हैं WTO की, उसके तहत भारत के जो फूड ग्रेन्स हैं वो उस क्वालिटी को मैच नहीं करते कि वो उनको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो WTO जो है उस पर रोक लगाता है कि भारत अपने ग्रेन्स को, अपने अनाज को दूसरे देशों में व्यापार नहीं कर सकता है, दूसरे देशों में उसका एक्सपोर्ट या निर्यात नहीं कर सकता है। लेकिन हाल ही में देखे गए जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध है, तो रशिया यूक्रेन को युद्ध को देखते हुए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दोनों ही बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे वीट के और बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी थे वीट के, ये दोनों गेहूं को बहुत ज़्यादा निर्यात करते थे दूसरे देशों में, तो अब ये वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये दोनों देश युद्ध में व्यस्त हैं। और सभी देशों ने इन पे, रशिया पे तो सैंक्शन भी लगा दिए हैं, तो कोई देश उसे खरीदेगा भी नहीं। तो इस वजह से भारत के पास अब मौका है कि भारत की जो ग्रेनरी है, भारत के पास जो अनाज का भंडार है, भारत उसमें से उसको दूसरे देशों को दे दे। लेकिन उसके लिए WTO ने भारत के ऊपर अभी रोक लगा रखी है। तो हो सकता है कि फ्रांस मिनिस्टर ने जब बात करी WTO से, तो उनका कहना यह है कि हो सकता है कि WTO जो है अपने रूल्स को ईजी कर दे और भारत जो है वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि डोवाल टू लीड फर्स्ट इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड्स दिल्ली मीट। अब देखिए जो अजीत डोवाल हैं, जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं,
वो भारत में होने वाली, दिल्ली में होने वाली पहली इंटरनेशनल इंटेलिजेंस हेड की जो मीटिंग है उसको हेड करने जा रहे हैं, उसको लीड करने जा रहे हैं। तो 20 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे इस कॉन्फ्रेंस में, जो रायसीना डायलॉग से जस्ट पहले हो रही है। देखिए, रायसीना डायलॉग एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा एक चलाई गई एक प्रोग्राम है जो 2016 में चलाया गया था। 2016 से चलता आ रहा है रायसीना डायलॉग। और रायसीना क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि रायसीना हिल्स जो है वो दिल्ली में है, अरावली हिल्स का पार्ट है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी सिचुएटेड है। अब रायसीना में क्या हो रहा है कि रायसीना डायलॉग में क्या हो रहा है कि एक, आप कह सकते हैं कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी या ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी के तहत इसको किया जा रहा है, कि जिसमें जो देश के अलग अलग देशों के जो आधिकारिक रूप से जो लोग आते हैं वो भी हैं, कुछ एनजीओज भी हैं और कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सिविल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो आपस में बैठ के डिस्कशंस करते हैं। द कॉन्फ्रेंस, ये जो रायसीना डायलॉग से पहले जो ये वाली जो मीटिंग हो रही है, इसको बिल्कुल मॉडल किया गया है ऑन द लाइंस ऑफ द एनुअल म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। जो म्यूनिच में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, या सिंगापुर का जो शांग्री-ला डायलॉग है, तो इसके तहत बिल्कुल इसके तरह ही एक भारत में भी मीटिंग बनाई गई है, जो इससे हमेशा रायसीना डायलॉग से पहले हुआ करेगी। इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टुगेदर हेड्स एंड डिप्टी हेड्स ऑफ द टॉप इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग देशों की जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके हेड और उसके डिप्टी हेड को से ये कॉन्फ्रेंस होगी। जैसे कि भारत के जो हेड हैं, फॉर एग्जांपल जो एनएसए हैं भारत के, या डिप्टी एनएसए जो हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और 20 देशों के लगभग 20 देश के ऑर्गेनाइजेशन, जो इस ऑर्गेनाइजेशन में 20 देश जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ज़्यादातर वो 20 देश कौन से होंगे? वो वेस्टर्न कंट्रीज़ होंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में कौन कौन से हैं? इंटेलिजेंस चीफ्स जो आ रहे हैं भारत में, कौन कौन आएंगे? वो ऑस्ट्रेलिया के होंगे, जर्मनी के, इजराइल, सिंगापुर, जापान, न्यूजीलैंड, और भी कई सारे लोग होंगे जो कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के दोस्त हैं, यानी उनके एलाइज हैं। द कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज। अब कॉन्फ्रेंस करवा कौन रहा है? एक तो इसको रॉ करवा रही है, जो भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है रॉ, एक तो वो करवा रही है। साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट है, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का जो सचिवालय है, उसके द्वारा करवाई जा रही है। जो एनएससीएस है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट है, वो रिपोर्ट सीधा किसको करता है? जो भारत के इस टाइम पे एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उनको सीधा ये रिपोर्ट करता है। एनएससीएस की जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये एमईए का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय की जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे जो कॉन्फ्रेंस है, रायसीना डायलॉग, जस्ट उससे पहले हो रही है। और ये कब से, रायसीना डायलॉग कब से चल रहा है? और रायसीना डायलॉग जो है 2016 से चल रहा है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है कि अर्जेंटीना टू रिवाइव फॉकलैंड्स इशू इन इंडिया। देखिए, फॉकलैंड आइलैंड्स जो हैं ये अर्जेंटीना के पास आपको मिलेंगे, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कॉन्टिनेंट में मिलते हैं। अब फॉकलैंड आइलैंड जो है उनके ऊपर इस टाइम पे जो रूल कर रहा है वो यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। लेकिन फॉकलैंड्स जो है वो एक अपने आप में टेरिटोरियल डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। उस पर अर्जेंटीना और यूके की आपस में डिस्प्यूट है। अर्जेंटीना का कहना ये है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये फॉकलैंड आइलैंड्स नहीं हैं, मालविनास आइलैंड्स हैं और ये हमारे हैं। और यूके का कहना है ऐसा नहीं है, फॉकलैंड आइलैंड्स हैं और ये हमारे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना विल लॉन्च अ कैंपेन इन इंडिया डिमांडिंग नेगोशिएशन with the UK to settle the territorial dispute over the Islas Malvinas that are known as the Falkland Islands in the United Kingdom। तो गवर्नमेंट ऑफ अर्जेंटीना का कहना ये है कि वो भारत में आके कैंपेन करेगा, भारत में डिमांड करेगा कि इस चीज़ के ऊपर बात की जाए, इस चीज़ के ऊपर नेगोशिएशन की जाए कि यूनाइटेड किंगडम से, कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, यानी कि जो क्षेत्रीय विवाद है, किसके ऊपर? मैल्विनास के ऊपर, जिसको मैल्विनास अर्जेंटीना वाले कहते हैं और फॉकलैंड आइलैंड्स यूनाइटेड किंगडम वाले कहते हैं। द फॉकलैंड वॉर जो शुरू हुई थी वो 1982 में शुरू हुई थी। ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इसको अब 40 साल होने जा रहे हैं। तो व्हेन द अर्जेंटाइन फोर्स इन्वेडेड द यूके कंट्रोल्ड आइलैंड्स, तो अर्जेंटीना की फोर्स इन्वेड किया था। गवर्नमेंट ऑफ मार्गरेट थैचर रेस्पॉन्डेड बाय सेंडिंग अ नेवल टास्क फोर्स। तो उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में था ये, तो अर्जेंटीना ने इस पर अटैक किया। लेकिन उस टाइम पे जो मार्गरेट थैचर, उस टाइम की जो प्रधानमंत्री थी यूनाइटेड किंगडम की, उन्होंने कहने में अपनी बहुत ज़्यादा फोर्सेस भेजा, नेवल फोर्सेस भेजी, और नेवल फोर्सेस भेज के यहाँ पे उसको जो टेरिटरी है, फॉकलैंड आइलैंड्स की जो टेरिटरी है, उसको अपने कब्जे में रखा, अर्जेंटीना को नहीं देने दिया। नेक्स्ट आते हैं कि पीएम बोरिस जॉनसन विजिट टू इंडिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो भारत आए हैं। और जो ऊपर अभी हमने देखा जो फॉकलैंड इशू था वो भी इसलिए उठाया जा रहा था क्योंकि जो प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, वो भारत आ रहे थे, इस वजह से इस इशू को भी उठाया गया अर्जेंटीना वाले को। 2 MOU साइन किए गए हैं इंडिया यूके ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप पे। 2 MOU साइन हुए हैं किस किस चीज़ पे? एक तो भारत के बीच में और यूके के बीच में जो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप होगी,
ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काम किया जाएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर जो MOU साइन किया है वो इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन किया है। थ्रू दी ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप इंडिया एंड UK हैव एग्रीड टू को फाइनेंस। अब देखिए, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत यानी कि GIP के तहत भारत ने और UK ने कहा है कि वो 75 मिलियन पाउंड का ट्रांसफ़र करेंगे, 75 मिलियन पाउंड का एक फाइनेंस करेंगे टू सपोर्ट द ट्रांसफ़र एंड स्केल अप ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट सस्टेनेबल इनोवेशंस, कि हमें कुछ इस तरह से इनोवेशन करनी है, यानी इस तरह से नवाचार करना है कि जो क्लाइमेटली सस्टेनेबल होगा, यानी कि जलवायु के हिसाब से अगर हम देखें तो सस्टेनेबल होगा, यानी सतत विकास के रूप में हम काम करेंगे। तो इसके तहत काम किया जा रहा है। जो नोवल GIP फंड है created under this partnership will also aim to raise additional 100 million pounds from the market to support Indian innovations। तो इसमें भारत में इनोवेशंस करने के लिए, भारत में नवाचार के लिए 100 मिलियन पाउंड को मार्केट से उठाने की बात की जा रही है कि मार्केट से 100 मिलियन पाउंड उठाए जाएंगे इस GIP फंड के तहत, ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के फंड के तहत। तो आपसे सवाल ये पूछा सकता है कि जो ये ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है ये किस किस के बीच बना है। तो ये ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप जो है ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में बना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर जॉनसन टू इंडिया इन 2023 फॉर G20 समिट अंडर इंडियाज़ प्रेसिडेंसी। 2023 में होने वाली G20 समिट जो है वो भारत की प्रेसिडेंसी के अंडर होगी, यानी कि इंडिया उसमें प्रेसिडेंट होगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर जॉनसन को कि आप भारत आएंगे 2023 में और G20 समिट को आप G20 समिट में आप शामिल होंगे, जिसकी प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है। लास्ट ईयर 2021 में इंडिया और UK ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का डेवलपमेंट किया था बिटवीन द टू कंट्रीज़ एंड टू गिव डायरेक्शन टू इंडिया UK रिलेशनशिप, और भारत के बीच में और UK की रिलेशनशिप को एक डायरेक्शन देने के लिए रोड मैप 2030 भी लॉन्च किया गया है। तो ये सवाल भी पूछा सकता है आपसे कि रोड मैप 2030 जो है वो किस किस कंट्रीज़ ने मिलकर पास किया है। तो वो इंडिया और UK ने मिलकर पास किया है, जिससे कि हमें आगे की, यानी कि महत्वाकांक्षी वाला प्रोजेक्ट है कि आगे हमें किस तरह से 10 सालों में 8 सालों में किस तरह से आगे प्रोग्रेस करनी है, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है कि हाउ क्विकली कैन इंडिया मूव अवे फ्रॉम कोल। इन्वायरमेंट का इशू है कि भारत कोयले से कितनी जल्दी दूर जा सकता है, तो उसके ऊपर बात की जा रही है। क्योंकि इस टाइम पे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो देखा जा रहा है कि अलग अलग शहरों में जो पावर की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है और बिजली का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, अलग अलग शहरों में पावर कट्स हो रहे हैं, यानी कि बिजली को काट दिया जाता है, जिस वजह से शहरों में घरों में बिजली नहीं आ रही है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि क्या कोयले की कमी हो गई है रशिया यूक्रेन वॉर के तहत, जिससे कि जितना भी प्रोडक्शन है बिजली का वो उतने नहीं हो पा रहा है जितनी उसकी खपत है। तो कोल अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ द कंट्रीज एनर्जी नीड। तो कहा जा रहा है कि कोयला जो है भारत की 55% एनर्जी नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है, उनका कहना यह है कि एनर्जी यूज़ जो है भारत में वो दुगना हो गया है 2000 के बाद से। 2000 से 2022 तक आते आते दोगुने से ज़्यादा हम एनर्जी को इस्तेमाल करने लगे हैं। जबकि हमारी जो 80% एनर्जी है वो किस पे डिपेंड है, कोयले पे, तेल पे और सॉलिड बायोमास पे। तो 80% एनर्जी हमारी जो है वो कोयले पे है, तेल पे है और सॉलिड बायोमास पे है। कोल इज़ अबेंडेंटली अवेलेबल, हैज़ शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड्स एंड कोल बेस्ड प्लांट्स हैव लोअर कैपिटल कॉस्ट। अब बात ये आती है कि कोयले के जो थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं उन्हीं को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है, एक तो वो सस्ते पड़ते हैं, यानी कि अबेंडेंटली अवेलेबल है, कोयला बहुत मात्रा में अवेलेबल है, इजीली आप निकाल सकते हैं उसको। शॉर्टर जेस्टेशन पीरियड्स हैं, कोल बेस्ड प्लांट्स हैं। अब कोल बेस्ड प्लांट्स हमारे बहुत सारे लगे हुए भी हैं। लोअर कैपिटल कॉस्ट है, यानी कि वहाँ पे जो खर्चा है वो कम है देन हाइडल एंड न्यूक्लियर प्लांट्स, यानी कि हाइडल प्लांट्स में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो वहाँ पे बनाने का और जो उसको हैंडलिंग का जो खर्चा है वो ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू थर्मल पावर प्लांट्स, देयरफॉर मेकिंग इट द मोस्ट वायबल एनेबलर ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी इन द कंट्री। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है जिसका एनर्जी प्रोवाइड करने का वो किसका है, वो कोयले का है। द कन्वेंशनल रिसोर्स कैपेसिटी एडिशन इज़ फर्दर हेल्प्ड बाय द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन पावर जनरेशन। अब देखिए कन्वेंशनली अगर हम देखें, अगर परंपरागत तौर से देखें तो जो प्राइवेट सेक्टर आया तो प्राइवेट सेक्टर ने भी कोयले में ही इन्वेस्ट करना पसंद किया, उसने भी कोयले के ही प्लांट्स लगाए। उसने थर्मल में उसने सोलर में हो या विंड में हो या फिर आप कहते हैं कि हाइडल में हो उसमें या न्यूक्लियर में, उसने बहुत कम पार्टिसिपेशन किया प्राइवेट सेक्टर ने भी थर्मल में काम किया, जिससे कि कोयला इजीली अवेलेबल हो जाएगा उसको और वहाँ से वो इजीली बिजली बनाने लगेगा। तो नेक्स्ट आता है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड ऑन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं उस पर भारत कहाँ खड़ा है। तो देखिए प्रधानमंत्री ने अभी जब 2021 में कॉप हुआ, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुआ UNFCCC की 2026 में,
कॉप 26 हुआ, 2026 नहीं, कॉप 26 जब हुआ 2021 में, तो उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको हम बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ा देंगे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हम उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑन ऑप्टिमल जनरेशन कैपेसिटी 2029 से 2030 का एस्टिमेट हम करें तो हम ये कह रहे हैं कि द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 40% बाय दैट फाइनेंशियल ईयर। तो 2029-30 तक जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी भारत में बनेगी उसमें से 40% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किससे बनेगी, वो आप कह सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी से 40% बन पाएगी, यानी कि अगर रिन्यूएबल एनर्जी से 40% बन रही है तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि कोयला हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, उससे 60% बनेगी, जो कि अपना में एक चिंताजनक विषय है अगर भारत को कार्बन न्यूट्रल होना है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ स्पेंड ₹3793 करोड़ अंटिल March 14 इन 2021-22 फॉर इम्प्लीमेंटिंग वेरीड रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। तो भारत सरकार ने 7,000, अगर आप कह सकते हैं 4,000 करोड़ रुपए करीब करीब या 3700 करोड़ रुपए करीब करीब खर्च किए हैं 14 मार्च तक 2021-22 में, जिसमें से कहा जाए तो 152 गीगावाट की हमारी जो कैपेसिटी है वो इंस्टॉल की गई है 28 फरवरी तक। तो 152 गीगावाट टोटल इंस्टॉल हो चुका है अभी तक, जिसमें से कि 50 गीगावाट हुआ है सोलर पावर में, 40 हुआ है विंड पावर में, 10 हुआ है बायो पावर में, 4 हुआ है स्मॉल हाइडल में और 46 हुआ है लार्ज हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में। तो ये इतना हमने रिन्यूएबल एनर्जी में जो इंस्टॉलेशन की है कैपेसिटी का वो इतना है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 500 गीगावाट का टारगेट रखा है प्रधानमंत्री कॉप 26 में। तो कॉप 26 कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में हुई थी यूनाइटेड किंगडम में। तो वहाँ पे जब प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने उसको 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी कर दिया नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा लक्ष्य भी है जो हमने रख दिया है, और उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम 150 गीगावाट पे चल रहे हैं और हमें 500 गीगावाट तक पहुँचना है। नेक्स्ट आता है मेकेदातु प्रोजेक्ट के ऊपर एक्टिविस्ट्स का कहना है, देखिए जब भी कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है तो डेवलपमेंट वर्सेस डिज़ास्टर या डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का इशू हमेशा रहता है कि जहाँ जहाँ पे विकास होगा वहाँ वहाँ पे पर्यावरण पे खतरा होगा, चाहे वो नदी का तंत्र हो उस पर खतरा होगा, चाहे वैसे पर्यावरण हो, पहाड़ हो, उन पर खतरा होगा। तो अब मेकेदातु प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर एक इशू आ रहा है कि जो एक्टिविस्ट्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कहने चाह रहे हैं, एनवायरनमेंट के कार्यकर्ता जो हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेकेदातु प्रोजेक्ट, अगर मेकेदातु नदी एक प्रोजेक्ट बनता है, डैम बनता है कावेरी नदी पे, तो उसके वजह से वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है, उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो एक्टिविस्ट्स आर वरीड ओवर अ प्रपोज्ड डैम प्रोजेक्ट अक्रॉस द कावेरी रिवर। तो एक्टिविस्ट का ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट की वजह से कई सारे गांव जो हैं वो डूब जाएंगे, और वहाँ पे एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड मछली रहती है हम्प बैक्ड महासीर, तो जिसको तोर रामादेवी भी कहते हैं। तो ये जो मछली है इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा, पहले ही ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तोर रामादेवी किसके लिए कहा जा रहा है, हम्प बैक्ड महासीर के लिए कहा जा रहा है। और हम्प बैक्ड महासीर जो फिश है ये कहाँ मिलती है, ये कावेरी नदी में मिलती है। तो देखिए कावेरी जो है अपने आप में एक लाइफलाइन है किसानों के लिए, चाहे वो कर्नाटका के हों चाहे वो तमिलनाडु से हो, क्योंकि कावेरी जो निकलती है वो ताल कावेरी से निकलती है कर्नाटका से, और बहती हुई चली जाती है तमिलनाडु से, बहती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट का प्लान है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मेकेदातु करके एक प्रोजेक्ट बना रही है, मेकेदातु पे एक डैम बना रही है कावेरी नदी पे। तो ये एक इशू चल रहा है जो जिसके बीच में टसल है कर्नाटका के बीच में और तमिलनाडु के बीच में। और पहले भी देखा गया है कि कर्नाटका और तमिलनाडु जो है इस इशू के लिए, कावेरी नदी के पानी के इशू के लिए कई बार आपस में इनके बीच में लड़ाई भी हो चुकी है। कई बार बेंगलोर में भी लड़ाई हुई है कर्नाटका की राजधानी में, और कई बार तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी लड़ाई हुई है। नेक्स्ट एक लास्ट टॉपिक आता है कि एक 5 आइज अलायंस है जिसमें मेंबर्स हैं यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि जो 5 आइज अलायंस है ये कब बना था और इसका जो लक्ष्य है, इसका जो मोटिव है वो क्या है। क्या ये सिक्योरिटी पर्पस से बनाया गया था, इंटेलिजेंस पर्पस से बनाया गया था, या किसी और इशू की वजह से बनाया गया था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।